हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि जो नुकसान करेगा वही भरपाई करेगा, और यह बात बिल्कुल सही भी लगती है कि भाई जिसने नुकसान किया है भरपाई वही करे। इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर एक योजना लाई गई है, या तो कहा जाए कि एक फंड लाया गया है जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड। अब यह ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड क्या है और किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से कार्य करेगा और इससे जुड़े हुए अन्य क्या क्या आयाम हैं, आज हम इस खबर में चर्चा करने वाले हैं। और आपकी परीक्षा के लिए यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो खबर कुछ इस प्रकार से आई थी कि व्हाट इज द ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड लॉन्च्ड एट COP27 एंड हु विल इट बेनिफिट। मतलब कि यह जो फंड है इससे फायदा किसे मिलेगा, इसके बारे में आज हेडलाइन आई थी इंडियन एक्सप्रेस पे। इसी को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। क्या है ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड, सबसे पहले तो इसे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या थी उसके पीछे की, और फंड का भुगतान कौन करेगा, किन देशों को मिलेगा यह फंड, और उसके बाद आलोचना क्या है, मतलब किस फंड की आलोचना की जा रही है कि यह किसे मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है। और इन सब बातों को लेकर के कुछ आलोचक हैं जो अपनी राय रख रहे हैं, उसको जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आगे की राह, यानी कि क्या होना चाहिए या इस दिशा में आगे कैसे बढ़ा जाए। अब बात आती है कि यह ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट जो फंड है, इसको विस्तार से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में COP27 जो सम्मेलन चल रहा है उसी में ही यह लॉन्च किया गया है, इसलिए हम इसको जानेंगे। और कहां पे COP27 अभी चल रहा है, तो मिस्र का जो शर्म अल शेख है, स्थान का नाम है, शहर का नाम है, क्या नाम है, शर्म अल शेख, उस शहर का नाम है। वहां पर यह COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब याद रखना है कि आपको कॉप जो है UNFCCC का वार्षिक सम्मेलन होता है, और इसका नाम क्या है पूरा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यह जो संगठन है इसका जो वार्षिक सम्मेलन है वह क्या कहलाता है, कॉप। तो अभी कौन सा हो रहा है, 27वां, यानी कि COP27 नवंबर के महीने में। तो यह जो फंड है अब किस प्रकार का है जो लॉन्च किया गया है, तो शॉर्ट में देखा जाए तो एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत है। मतलब कि आप बीमा कराने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि किसी ने कुछ लाख रुपए का या कुछ करोड़ रुपए का बीमा कराया तो उसको हर महीने कुछ पैसे भी देने होते हैं बीमा कंपनी को। और उसके बाद अगर कोई दुर्घटना होती है, घटना होती है, तो उसमें जितने रुपए का बीमा कराया गया था वह पूरी की पूरी राशि चुकाई दी जाती है या दे दी जाती है। उसी प्रकार से कुछ यह भी कार्य करेगा। लेकिन अब जैसे बीमा में होता है कि आपने राशि कितनी भी जमा की हो कुछ महीनों या कुछ सालों में, लेकिन आपके सामने अगर कोई दुविधा आती है, कोई चुनौती आती है, और उसके बाद अगर उस बीमा का लाभ देना होता है, तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जितना अमाउंट निर्धारित किया गया था पूरी राशि दी जाती है। कुछ इसी प्रकार से इस प्रोग्राम में है। लेकिन लाया क्यों गया, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था जलवायु संवेदनशील देशों के लिए यह फंड बनाया गया था। मतलब कि दुनिया में, मैंने आपसे शुरुआत कहां से की थी कि जो नुकसान करेगा वही भरपाई करेगा। तो आपने देखा होगा पूरे 200-300 सालों के इतिहास में कि जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो कुछ देश थे जिन्होंने पर्याप्त कोयला दहन किया और बहुत सारे ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जिससे पर्यावरण प्रदूषण हुआ, कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हुआ। तो कार्बन का उत्सर्जन करने वाले देशों ने बहुत सारा विकास किया। उस बहुत सारे विकास के क्रम में आपने एक चीज निश्चित देखी होगी, जिसने जितना कार्बन उत्सर्जन किया उसने उतना ही विकास किया पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, कुछ सैकड़ों सालों में। तो इसमें देखा यह गया कि उन लोगों ने तो विकास कर लिया, लेकिन अब चूंकि कार्बन उत्सर्जन इतना हो गया, ग्रीन हाउस गैसें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जलवायु परिवर्तन हुआ, और उस जलवायु परिवर्तन की वजह से जो अब आपदाएं आ रही हैं दुनिया भर में अलग अलग देशों में, जैसे हाल ही में भी पाकिस्तान में बाढ़ आई जिसमें 1700 से भी अधिक लोग मर गए उस बाढ़ में। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं, सूखा हो गया, चाहे बाढ़ हो गया, चाहे भूकंप हो गया, अलग अलग प्रकार की जो कि जलवायु परिवर्तन से कहीं ना कहीं अगर जुड़ी हुई हैं, तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा, वही जिन्होंने अंधाधुंध ऐसे ईंधन का उपयोग किया जिससे कि ग्रीन हाउस गैसें बढ़ी और जलवायु परिवर्तन हुआ, और उसका प्रभाव अब देखा जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इसकी कीमत भी उन्हें
चुकानी चाहिए, या तो एक तरह से देखा जाए तो इसके लिए उन्हें कुछ राशि देनी चाहिए। तो इसी प्रकार, इसी सोच के साथ कुछ देशों ने यह तय किया कि ऐसे देश जिन्होंने ईंधन का इस्तेमाल तो नहीं किया, अंधाधुंध ईंधन नहीं जलाया, बहुत ज्यादा उत्सर्जन नहीं किया, ना ही अभी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो दुनिया भर में आपदाएं, जैसे कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाए और जो तटवर्ती देश हैं, समुद्र के किनारे के जो देश हैं या क्षेत्र है, वहां पर उनकी हालत क्या हो जाएगी। मान लीजिए कि वह जल में डूब गए, तो उसमें उनकी क्या गलती थी। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उत्तरी दक्षिण ध्रुव अगर पिघल रहा है तो उसमें उनकी क्या गलती थी। गलती तो उनकी है जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, जिनकी वजह से तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, जलवायु में तापमान बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर उनके सामने आपदा आती है तो यह जिम्मेदारी है उन देशों की जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन किया था, वह कुछ धनराशि ऐसे देशों को दे। उसी के लिए यह फंड बनाया गया है और इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस फंड के बारे में यहां पर लिखा भी है कि जलवायु संवेदनशील देशों के लिए, मतलब ऐसे देश जो जलवायु संवेदनशील, जिसका जलवायु का जो प्रभाव, परिवर्तन का प्रभाव जिन देशों में पड़ रहा है उसकी बात हो रही है, जैसे बाढ़ या सूखे के बाद बीमा और आपदा सुरक्षा फंडिंग के लिए तेजी से पहुंच प्रदान करना। ठीक है, वही बात कही गई है कि जैसे ही आपदा आती है तो उस वक्त जल्दी से जल्दी पैसे की व्यवस्था हो सके, उसके लिए एक फंड पहले से ही तैयार रहेगा, तो राहत कार्य और बचाव कार्य जल्दी हो सकेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि यह जो फंड है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि मैंने आपसे बताई कि बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि उत्सर्जन कार्बन का तो नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पा रहे थे और न कर पाए थे, उसके बावजूद वहां पर नुकसान हो रहा था और उस नुकसान की अनदेखी की जा रही थी। तो कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या था, V20। वी मतलब वल्नरेबल, वल्नरेबल 20। अब इसमें देशों की संख्या 20 नहीं है, अब V20 में देशों की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन इस ग्रुप का नाम अभी भी वही है, V20। अब देखिए क्या हुआ कि इसी COP27 में यह तय किया गया कि भाई देखा जाए कि कितना नुकसान होता है, उसकी भरपाई कितने धनराशि से की जा सकती है, कितना माल जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, कैसे हम राहत कार्य के लिए खर्च करें तो हम बचा सकते हैं। तो कुछ आकलन किए गए, आकलन के आधार पर G7, V20, दो G7 देश जो हैं, G7 देशों, V20 और एक है CVF। CVF क्या है? CVF है क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इन तीनों ने मिलकर, मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो V20 ने सबसे पहले तो यह बात सामने लाई, दुनिया के सामने इन लोगों ने अलग अलग जगह पर अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात पहुंचाई कि हमारा नुकसान हो रहा है और इसकी भरपाई कौन करेगा। उसके बाद G7 देशों ने इनके साथ मिलकर यह तैयार किया फंड, और इस फंड में तैयार करने में और किसने योगदान दिया, तो दिया CVF यानी कि क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम ने। तो इस प्रकार से ये तीन ऐसे संगठन हैं या संस्थाएं कह सकते हैं जो कि इस फंड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात आती है कि जो आकलन किया गया COP27 के भी दौरान, हाल ही में जो आकलन किया गया उसके कुछ पहले जो V20 ने अपने आंकड़े बताए, उस आंकड़ों में V20 ने यह बताया कि दुनिया भर में जैसे सन 2000 के बाद देखा जाए तो 525 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अब 525 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई किससे की जानी चाहिए? ऐसे देश जिन्होंने यह नुकसान करने में भूमिका निभाई, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से वे देश जो कार्बन उत्सर्जन ज्यादा कर रहे हैं। तो G7 देशों ने तय किया कि यह जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी तरफ से ही शुरू की जाए। इसी वजह से इसके फंड के निर्माण में ये आगे आए। और G7 देशों में भी सबसे आगे कौन आया? अभी G7 का अध्यक्ष कौन चल रहा है? तो याद रखिएगा G7 का अध्यक्ष चल रहा है जर्मनी, और जर्मनी की अध्यक्षता में ही यह फंड गठित हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो V20 है इसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। वल्नरेबल 20 मैंने आपसे पहले ही बताया, इनकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 2015 को स्थापना हुई इस ग्रुप की। शुरुआत में देश कितने थे? 20, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अभी यह संख्या कितनी है? 58, 58 देश हैं। ठीक है, और इस V20 ग्रुप की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा घाना देश जो है उसके वित्त मंत्री हैं केन ओफोरी अट्टा। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि ये जो V20 ग्रुप है जिसमें 58 देश हैं, यहां पे आप देखिए पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। और जो इनका शेयर ऑफ ग्लोबल इमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन में आप देखें तो इनका जो योगदान है बहुत कम है,
सिर्फ 5% है, बहुत कम। बाकी दुनिया की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से जो विकसित देश है उन्होंने कहीं ज्यादा किया है, यहां आप सिर्फ 5% देख रहे हैं। और इनका जीडीपी वैल्यू देखिए तो 2.4 ट्रिलियन, आप देखिए तो यह जीडीपी वैल्यू भारत की जीडीपी से भी कम है। सीधी सी बात है, कार्बन उत्सर्जन इन्होंने कम किया। जो विकास की प्रक्रिया है ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास है कि हम जितना जलवायु को नुकसान पहुंचा रहे थे जो देश, वो उतना ही विकास की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और यही चीज यहां पर दिखाई देती है कि इन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम किया, इसका नुकसान भी इन्हीं को झेलना पड़ा, एक तो विकास के मामले में और दूसरा जो प्राकृतिक आपदाएं ये झेल रहे हैं उसके मामले में। तो इसी बात को उन्होंने उजागर किया और आगे चल के यह जो फंड बना जिसमें ये देश अब मांग कर रहे हैं कि इन्हें इससे जरूरत पड़ने पर फंडिंग दी जाए। तो अब देखिए पूरा वर्ल्ड मैप में कहां कहां से ज्यादातर देश आपको दिखाई देंगे, तो आप ज्यादातर देखेंगे तो अफ्रीका में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ हालात अच्छे हैं, उत्तरी अमेरिका की तरफ, यूरोप में हालात अच्छे हैं। एशिया में आप देखिए तो एशिया में आप देख सकते हैं अफगानिस्तान जो है उसको तो यहां पर रखा गया है, B20 ग्रुप में है, 58 देशों में यह है, लेकिन B20 में भारत नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, ना तो भारत है ना पाकिस्तान है। लेकिन यह जो फंड अभी बना है क्लाइमेट फंड, इसमें जो शुरुआती 7 देश चयनित हुए हैं कि जिन्हें फंडिंग की जाएगी उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ वे देशी हकदार नहीं है जो इस B20 ग्रुप में है, जो वल्नरेबल हैं, जिनकी स्थिति खराब है, और उन्होंने इस बात को अच्छे से सामने भी रखा है दुनिया में। वे देश भी जिनकी स्थिति खराब है या प्राकृतिक आपदा कभी भी उनके ऊपर आगे चल के आ सकती है, उन्हें भी इस फंड का लाभ दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। अब भारत की बात करें तो भारत इस सूची में नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत को भी सहायता मिलेगी जिस प्रकार से पाकिस्तान को मिली है। अब फंड का भुगतान कौन करेगा? जैसे कि पहले ही मैंने बताया, विदेश जो कार्बन उत्सर्जन ठीक ठाक कर रहे हैं, जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर आती है। तो G7 ने सबसे पहले जिम्मेदारी उठा दी है, और G7 में सबसे पहले जो G7 का अध्यक्ष जर्मनी है, 170 मिलियन यूरो उसने अपनी तरफ से देने का प्रस्ताव रखा है और दिया है। उसके बाद डेनमार्क और आयरलैंड सहित बहुत सारे देशों को मिला करके 40 मिलियन यूरो। तो आप देखिए 170 मिलियन यूरो, 40 मिलियन यूरो। लेकिन जो नुकसान है, नुकसान देखा जाए तो कहीं ज्यादा, वो बिलियन में है। अगर यूरो में ही देखा जाए तो बिलियन यूरो में नुकसान हुआ है। पहले भी हमने देखा, B20 ग्रुप ने खुद बताया कि बिलियन में नुकसान हो रहा है, और यहां पे अमाउंट मिलियन में है। साथ में लेकिन एक बात और कही गई, चूंकि अब बीमा की तरह है, तो वे देश जो इसका लाभ लेना चाहते हैं कि कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उन्हें भी फंड मिले, उसके लिए एक बीमा की तरह इसका प्रोसेस रहेगा कि आपको कुछ अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो अब यहां पर कई देशों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि एक तो हमने नुकसान झेला, एक तो हमने कार्बन उत्सर्जन किया नहीं और प्राकृतिक आपदा भी झेल रहे हैं, और उसके बाद भी पैसे हम ही भरेंगे। यह इस प्रकार की आलोचना भी देखी गई है। लेकिन इससे होगा क्या कि मान लीजिए कि हर देश अपनी आप को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए, अपने यहां होने वाले नुकसान से बचाव के लिए जिसको भी फंड की जरूरत पड़ेगी, वो देश यहां से मदद प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे देश तैयार भी हो जाएंगे कि हाँ, मैं कुछ राशि देने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार से कुछ राशि तो इकट्ठा हो ही जाएगी। अब बात आती है, कुछ देश हैं जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश, जैसे भारत से भी कहा जाता है कि आप स्वयं बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, तो आपको भी पैसे देने चाहिए इस फंड में। आपको अपनी तरफ से, जिस प्रकार से जर्मनी ने दिए, डेनमार्क ने दिए, और देशों ने जहां पे बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ, तो भारत ने इसमें अपनी राय रखी और उसने कहा कि यह जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है, यह उस समय का उत्सर्जन है और यह उस समय का प्रभाव है जब भारत कोई भूमिका इस प्रकार की नहीं निभा रहा था। यूरोप के देश थे, अमेरिका था जो कार्बन उत्सर्जन ठीक ठाक कर रहा था, और जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। तो आप देखें कार्बन उत्सर्जन वैसे वास्तविकता क्या है, तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा चीन कर रहा है, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन, चौथे नंबर पे भारत, पांचवें नंबर पे रूस। लेकिन कुल कार्बन उत्सर्जन की बात हो रही है। लेकिन प्रति व्यक्ति की बात करें, क्योंकि भारत में आबादी कहीं ज्यादा है, तो प्रति व्यक्ति के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन, फिर यूरोपियन यूनियन। भारत कहीं नीचे आ जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत का कार्बन जो उत्सर्जन है प्रति व्यक्ति के हिसाब से उतना नहीं है जितना दुनिया में इन देशों का है, और इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब बात आती है इस फंड को लेकर के ही
कि किन देशों को मिलेगा फंड। तो जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में अभी इसी महीने नवंबर 2022 में जब यह लॉन्च हुआ है मिस्र में, तो इसी दौरान यह भी तय कर लिया गया कि किन 7 देशों को मिलेगा। तो 7 देश कौन है? बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, घाना, पाकिस्तान, फिलीपींस और सेनेगल। अब आप देखिए कि यहां पर पाकिस्तान का भी नाम है और मैंने आपसे कहा था B20 ग्रुप में यह देश शामिल नहीं है, लेकिन हाल ही में यहां पर बाढ़ आई थी और यहां पर सबसे बड़ी बाढ़ आई थी जिसमें 1700 से भी अधिक लोग मर गए थे। उसमें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए इस देश का नाम भी चयनित किया गया है। तो यह बात साफ होती है कि लाभ यानी कि यह फंड किस देश को मिल सकता है? जिस देश को भी जरूरत पड़ेगी, जिस देश में भी प्राकृतिक आपदा आगे चल के आएगी, उसका नाम चुना जा सकता है। अब बात आती है इसमें कि आलोचना की जा रही है। क्यों की जा रही है? आलोचना करने की सबसे पहली वजह है कि फंडिंग की योजना का विवरण अस्पष्ट है और अपारदर्शी है। यह किस प्रकार से लिस्ट तैयार की गई, जैसे 7 देश तैयार किए गए, आधार क्या था? कहीं पर मान लीजिए कहीं ज्यादा नुकसान हो, कहीं कम नुकसान हो, कहीं 19-20 का ही अंतर हो, कुल मिला के मोटा मोटा अंतर निकालना और किस प्रकार से चयन होगा देशों का, इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता है और प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, इसका विवरण नहीं दिया गया है अभी तक, वर्तमान तक की स्थिति में। दूसरी बात, जैसे आप देखिए कार इंश्योरेंस किसी ने कराया और हर दूसरे दिन वह क्या करे, क्लेम लेने पहुंच जाए, तो क्या होगा? उसके उस इंश्योरेंस को ही बंद कर दिया जा सकता है कि हर दूसरे दिन ही वह क्लेम लेने जा रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी देश में बार बार आपदा आए या बार बार वह मांग करे किसी खास आपदा की वजह से, तो क्या संभव है कि इस फंड से उसे बार बार पैसे दिए जा सकेंगे? और वह दिया जाना कितना सही होगा? क्या ऐसा तो नहीं कि उसको दिए जाने की जरूरत नहीं थी, अगले किसी और को दिए जाने की जरूरत थी? इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं वह अभी धुंधली हैं, अस्पष्ट हैं, उसे स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। और एक और बात कि बीमा धीमी शुरुआत वाली घटनाओं को कवर नहीं करता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है, वह बहुत धीरे धीरे होती है, उसका नुकसान बहुत समय बाद समझ में आता है, तो इसको इसमें कवर नहीं किया जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे क्या हो सकता है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि बहुत धीरे धीरे, सैकड़ों साल लग जाएंगे, कई दशक लग जाएंगे, तब वो एक कोई शहर पानी की जद में आ जाएगा, समुद्र के जल स्तर से नीचे चला जाएगा और डूब जाएगा और वहां नुकसान होने की संभावना रहेगी, तो उसके भी इसमें कवर नहीं किया जाएगा। तो यह जो समस्या है वह इस फंड में दिखाई दे गई, इसके प्रोसेस में, चयन करने की प्रक्रिया में अभी तक में समझ में आई है। तो जो धीमी जितनी भी शुरुआत वाली घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं जो आपदा तो हैं लेकिन एक झटके में नहीं आती, जैसे बाढ़ आई, तुरंत आई, दिख गई, समझ में आ गई कि बाढ़ आई एक आपदा है। मरुस्थलीकरण बहुत समय बाद में धीरे 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 करके समझ में आया और एक लंबे एरिया को बहुत धीरे धीरे करके कवर कर लिया और फिर अचानक से पता चला कि इतना बड़ा एरिया नुकसान हो गया है। तो यह जो है, यह प्रोसेस बहुत धीमी है, तो इसको इसमें कवर नहीं किया जा रहा है, यह बड़ी समस्या है। उसके अलावा यह योजना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ध्यान भी हटाएगी। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो विकसित देश हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, इस प्रकार से कुछ फंडिंग करके वो अपना उत्सर्जन जारी रखेंगे और उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि वो देश अपनी तरफ से पैसे दे रहा है, फंड दे रहा है और जो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो अच्छा करने का ही प्रयास कर रहा हूं, अपनी गलतियों को सुधार रहा हूं पैसे दे करके। अब उसके अलावा यह फंड होने वाले नुकसान के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो नुकसान है वो बिलियन में है और यहां पर अभी कुछ मिलियन ही इकट्ठे हुए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो बैलेंस बनता है, जितना नुकसान हुआ है और जितना अमाउंट उसके लिए चाहिए, वह बैलेंस हमें यहां पर दिखाई नहीं देता है। और एक और बहुत पूर्ण बात यह है कि देखिए, जब नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो ना सिर्फ माल का नुकसान होता है, जान का भी होता है, यानी कि जान और माल दोनों का। तो आप फंड दे करके जो माल खराब हुआ है, जो क्षतिपूर्ति हुई है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह नुकसान हुआ है, तो उसकी आप क्षतिपूर्ति तो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई देह है वह नष्ट हो गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उसका आप फंड दे करके क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो यह भी आलोचना का एक पक्ष तो है ही। अब बात आती है आगे की राह क्या हो। आपको एक बात याद रखना है, जहां कहीं कुछ भी नहीं था, वहां अगर कहीं कुछ हो जाए तो अपने आप में एक अच्छी परिस्थिति है कि कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना। और इस योजना का, यानी कि इस क्लाइमेट फंड का भविष्य में विस्तार संभव है, यह भी याद रखना है। क्या पता आज यह शुरुआत हुई है तो बहुत छोटे रूप में हुई, लेकिन इसका विस्तार हो सकता है। जिस प्रकार से देश जागरूक हो रहे हैं,
देश के नागरिक जागरूक हो रहे हैं, इसकी मांग भी बढ़ सकती है। अगली बात यह आती है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी प्रयास किया जाएगा। जब दबाव बनेगा ऐसे देशों में जिनकी तरफ से उत्सर्जन ज्यादा किया जाता है, उन्हें फंड में अपना सहयोग देने का एक दबाव बनना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से प्रयास रहेगा कि वे एक अमाउंट देने से बेटर है अपने यहाँ के उत्सर्जन में कम करके अपने देश की स्थिति भी अच्छी कर लें, अपने देश का पर्यावरण भी बेहतर कर लें। नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इसका उपयोग भी धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? वही कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। बहुत प्रकार के ऐसे ऑप्शन हैं। जो न्यूक्लियर ऊर्जा है, स्वच्छ ईंधन है, हाइड्रोजन एनर्जी है, इसका उपयोग भी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। नवाचार होगा, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो और एक हम अच्छी दुनिया की तरफ बढ़े, जो हमारा 2015 का पेरिस जलवायु समझौता था उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और अंतिम और मुख्य बात कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति की दिशा में सभी देश तभी बढ़ेंगे जब उनमें यह दबाव रहेगा कि एक तरफ उन्हें नुकसान नहीं करना है, अगर वो नुकसान करेंगे तो उसकी क्षतिपूर्ति भी उन्हें देनी होगी। अब बात आती है आज के प्रश्न की। तो प्रश्न क्या है? अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंड से नहीं है? याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में है और नहीं है में हम नहीं भूल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है G7, B20, T5 और CVF। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे। हमारे और भी प्रोग्राम आते हैं जैसे कि इन न्यूज आता है, इसके अलावा इन फोकस आता है, वह सुबह 9 बजे आएगा और इन न्यूज शाम को 6 बजे आएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।